ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से हमारा संगठन। 3 नंबर, पॉइंट नंबर 3। चलिए, कुछ अभी भी कुछ महान विद्वान छात्र ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट इसी पार्ट पर आए होंगे, तो थोड़ा सा उनको बताना भी हमारा उत्तरदायित्व है, वो बताना तो पड़ेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, बता देते हैं भाई आपको भी। आप भी आ जाइए जरा। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ से इसको जो है आज बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो सेशन हमारा चल रहा था भारतीय विदेश नीति वाला, उसके अंदर हमने ये सेशन स्टार्ट किया था दक्षेश अर्थात सार्क। इसकी व्याख्या हम समझ चुके थे। दक्षेश को हम बहुत अच्छे से दोस्तों एक मैप का सहारा लेकर मैप के माध्यम से इसको क्लियर कर चुके थे। और इसके अंतर्गत हम इन कुछ 6 पॉइंटों पर, 6 बिंदुओं पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसके अंदर व्याख्या और सिद्धांतों को हम कंप्लीट कर चुके थे, अर्थात पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को हम कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन कैमरा हैंग होने के कारण से उसको अब सेकेंड पार्ट में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये हमारा इसका अर्थात दक्षेश का सेकेंड पार्ट है। सेकंड पार्ट अगर आपको अच्छे समझना है, पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल देखना ना भूले, इसको देखना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। मैं इसमें कोई सी बात अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा रिपीट करने में फिर से कम 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके आगे का जो हमारा अध्ययन था हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार इसी सेशन पर आए हैं सेकेंड पार्ट पर, तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, पहले उसको जाइए, फर्स्ट पार्ट को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही इधर आइए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दक्षेस के अंतर्गत जो थर्ड पॉइंट था हमारा, वो था दक्षेस की संस्थाएं। और हमने बताया था आपको कि अगर इस पूरे लेक्चर में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो यही संस्थाएं हैं दोस्तों। ये 7 संस्थाएं हैं दक्षेस की 7 संस्थाएं हैं। इन सातों संस्थाओं के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इन 7 संस्थाओं के द्वारा ही पूरा सार्क संगठन काम करता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सार्क नामक जो बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, वो इन्हीं 7 पिलरों पर बनी हुई है। वो बिल्डिंग, ये 7 पिलर है उस बिल्डिंग के, किसके? सार्क के 7 पिलर है। और वो 7 पिलर यही है। मतलब इन संगठन कह सकते हैं हम कि सार्क जिस प्रकार से एक पूरी कंपनी होती है, एक कंपनी होती है, तो कंपनी किसके माध्यम से चलती है भाई? उसके विभागों के माध्यम से चलती है। पूरी कंपनी, और कंपनी में अलग अलग विभागों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से सार्क भी तो एक संगठन है, कंपनी है। अब ये कंपनी किस आधार पर चलेगी? तो ये जो संगठन आपको दिख रहे हैं, जो प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं, ये सब विभाग है उसके, है ना। और इन्हीं विभागों पर हमें बात करना है। शिखर सम्मेलन, मंत्री परिषद, स्थायी समिति, तकनीकी समितियां, कार्य समिति, सचिवालय, वित्तीय ये सब के सब उसके विभाग है। इन विभागों पर एक एक करके हमें चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट शिखर सम्मेलन की। ओके, चलिए आ जाइए। शिखर सम्मेलन, दक्षेस सदस्यों का प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन होता है। अब कुछ बताने की आवश्यकता है कि शिखर सम्मेलन, शिखर जैसे शब्द से कंफ्यूज कुछ नहीं। जब राष्ट्र के अध्यक्षों के द्वारा एक दूसरे अध्यक्षों के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनकी जब मीटिंग होती है आपस में, राष्ट्र अध्यक्ष के साथ, तो उसको हम बोलेंगे शिखर सम्मेलन, ठीक है ना। तो हर जो शिखर सम्मेलन है दक्षेस का, अर्थात 8 देश के राष्ट्र अध्यक्ष हर साल उनकी एक मीटिंग होनी है। एक मीटिंग कम से कम होगी हर साल, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो प्रति वर्ष एक शिखर सम्मेलन होता है। और इसमें सदस्य देशों के शासन अध्यक्ष भाग लेते हैं, मतलब कि देश के राष्ट्रपति भाग लेते हैं। सम्मेलन में सभी सदस्य देश नई विकास योजनाएं बनाते हैं और समस्याओं से निपटने के लिए उपाय खोजते हैं। और अभी तक अगर हम बात करें दोस्तों, तो 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। इस बीच में अगर और भी अगर आगे ऐड हुआ हो दोस्तों, तो प्लीज उसमें ऐड कर लीजिएगा। कमेंट में ये ना बोले कि सर आपने ये छोड़ दिया। छोड़ा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें जो है आपको भी थोड़ी सी इसके आगे डाटा आपको भी इकट्ठा करना चाहिए, थोड़ी मेहनत आपको भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप सिर्फ आपका एक छोटा सा काम है, गूगल पर टाइप कीजिए अब तक कितने दक्षेस के कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं, या सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद सेकंड जो इसका विभाग है उसकी बात करें, संगठन की बात करें, तो ये है मंत्री परिषद। तो दक्षेस मंत्री परिषद भी दक्षेस का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण विभाग है। सदस्य देशों के अब देखिए, शिखर सम्मेलन में ऊपर शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, तो शिखर सम्मेलन में किसके द्वारा बैठक की जा रही थी? शासन अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति द्वारा बैठक हो रही थी, उसको हमने शिखर सम्मेलन बोल दिया। नीचे मंत्री परिषद की जब हम बात करें, तो मंत्री परिषद का जो विभाग है, इसमें कौन बैठेगा दोस्तों? तो इसमें भी बैठक होगी,
इसमें मीटिंग होगी ना, तो ये मीटिंग करेंगे विदेश मंत्री। कौन करेंगे दोस्तों? विदेश मंत्री। तो इसमें प्रत्येक आठों देश के जो विदेश मंत्री है उनके द्वारा ये बैठक होगी। और बैठक 6 माह में एक बार होना, अर्थात साल में 2 बैठक होना कंपलसरी है। लेकिन आवश्यकता अगर पड़ती है बीच में और बैठक बुलाने की, तो बैठक बीच में भी बुलाई जा सकती है। मंत्री परिषद अर्थात इन विदेश मंत्रियों की इस बैठक का जो कार्य है वो कार्य क्या रहेगा कि संघ की नीति बनाना, संघ की नीति अर्थात कि सार्क जो दक्षिण पूरे संगठन है ना, इसको हम संघ बोल रहे हैं, तो इसकी नीतियों का निर्माण करना, सामान्य हितों के मुद्दों पर निर्णय लेना, सहयोग के नए क्षेत्र खोजना अर्थात नए नए ऐसे योजनाएं बनाना जिससे कि एक दूसरे देश अर्थात कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र के बारे में सोचा जा सके, उसका विकास किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर हम बात करें दोस्तों तो स्थायी समिति है। क्या है? स्थायी समिति है। स्थायी समिति के अंतर्गत ये सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। किसकी है? सदस्य देशों के सचिवों की समिति। अब पहली जब हम शिखर सम्मेलन में कौन बैठता है? राष्ट्रपति। उसके बाद में क्या बात की थी हमने? उसके बाद में दोस्तों जो हमारी मंत्री परिषद है उसमें कौन बैठते हैं? विदेश मंत्री। और स्थायी समिति में किसकी बैठक होती है? सचिवों की बैठक होती है। ठीक है ना, सचिव की बैठक होती है, सभी देशों के विदेश सचिव की, याद रखना। और ये बैठक जो है वर्ष में एक बार होना तय है, एक बार होना आवश्यक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बीच में भी बुलाई जा सकती है। इसके कार्य क्या है? अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना और सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना। ठीक है ना। तकनीकी समितियों की अगर बात करें तो इस समिति के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। आठों सदस्य देश के जो प्रतिनिधि सदस्य होते हैं वो होंगे। अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करना इनका प्रमुख कार्य है। एक दूसरे में समन्वय पैदा करना, एक उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका मॉनिटरिंग करना, उसको देखना, है ना। ये स्वीकृत क्षेत्रों के क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्र और संभावनाओं का भी पता लगाना, तो ये सब कार्य जो होते हैं वो तकनीकी समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है। और कार्यकारी समिति क्या काम करेगी? सार्क में दक्षेस में जो कार्यकारी समिति एक अन्य अंग है दक्षेस का, ये कार्यकारी समिति का कार्य करेगी। तो ये एक अन्य कार्यकारी समिति की स्थापना की गई है। काय के लिए की गई है? इसकी स्थापना जो है स्थायी समिति के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? स्थायी समिति के द्वारा, अर्थात कि ये सचिवों के द्वारा, जो विदेश सचिव होते हैं प्रत्येक देश के, उनके द्वारा की गई है। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हुआ है। इसके बाद में एक है सचिवालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षेस के लिए सचिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिवालय की स्थापना दक्षेस के दूसरे शिखर सम्मेलन बेंगलोर में की गई थी। कहां पर की गई थी? बेंगलोर में की गई थी। 1987 को 1987 को की गई थी। और काठमांडू में ये कहां पर स्थित है दोस्तों? सचिवालय कहां बनाया गया है? काठमांडू बनाया गया है। महासचिव का पद बारी बारी सदस्य देशों में घूमता रहता है। अब इस सचिवालय का जो महासचिव कौन बनेगा, तो उसके लिए दोस्तों सभी जो 8 सदस्य देश है बारी बारी करके और सभी सदस्य देशों को इसका मौका मिलता है। महासचिव का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होता है। महासचिव की नियुक्ति के लिए प्रत्येक सदस्य देश अपनी बारी आने पर किसी व्यक्ति को भी नामित कर सकता है, जिसे दक्षेस मंत्री परिषद नियुक्त कर देती है। ठीक है। दक्षेस सचिवालय को 7 भागों में बांटा गया है। दक्षेस के सचिवालय जो है उसको 7 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक कहते हैं। नाम याद रखिएगा। किसको? प्रत्येक जो अलग अलग 7 भागों में बांटा गया है इसको, सचिवालय को, वो सभी विभाग जो 7 भाग है, 7 विभाग है, उन विभागों के जो अध्यक्ष है उसको क्या कहेंगे? निदेशक कहेंगे। क्या कहेंगे? निदेशक। ठीक है। 7 नंबर में है वित्तीय प्रावधान। तो दक्षेस के कार्यों में खर्च होने वाला जो धन है उसके लिए प्रत्येक सदस्य देश को अंशदान की व्यवस्था की गई है, कि प्रत्येक जो 8 सदस्य देश है सभी के द्वारा अंशदान किया जाएगा, अर्थात डोनेशन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ये संस्था चलेगी, अपना काम करेगी। कार्यक्रमों के वे सदस्य देशों में बांटने के लिए एक तकनीकी समिति की सिफारिश का सहारा लिया गया है। सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए सदस्य देशों के अंशदान को किस प्रकार निर्धारित किया गया है? देखिए, भारत 32% अंशदान करेगा, भारत 32% देगा। वहीं पाकिस्तान 25% पैसा मिलाएगा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका 11%, वहीं भूटान और मालदीव मात्र 5% इसमें हिस्सा देंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दक्षेस की भूमिका की कि दक्षेस की भूमिका क्या है, क्यों आवश्यक है, कितनी आवश्यक है, वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें होती है। किसकी?
यार कैमरा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, अभी बहुत परेशान कर रहा है। एक कैमरा हैंग होने के कारण ही हमने लास्ट लेक्चर को 2 पार्ट में तोड़ा था, अब बार बार तो इस पार्ट कर नहीं सकते ना। चलिए दोस्तों, माफ करना यार, आज कैमरा भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम इस लेक्चर को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बस बने रहे आप, कंप्लीट करते रहे, क्योंकि अब जाके ध्यान गया कैमरे पर कि कैमरा पता नहीं कब से हैंग हुआ पड़ा है। चलिए अब इसको कंप्लीट ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से लेंगे लेकिन कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल पूरा समझ आएगा, जैसे आ रहा था वैसे ही कंप्लीट होगा। डचेस की भूमिका। तो वैश्वीकरण की दौड़ में क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बड़ा है। आज विश्व की स्थिति यह है कि राष्ट्र अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता पहले की अपेक्षा काफी बढ़ चुकी है। डचेस विश्व की 22% आबादी को धारण करता है। कितनी है? 22% आबादी को। तो अब शुरू से वापस एक बार फिर से समझिए कि वैश्वीकरण की दौड़ में पूरा विश्व लगा हुआ है। आज सभी देशों की स्थिति ये हो गई है कि ये जो है अब आपसी विवादों को, आपसी मतभेद को भुला करके अब अपने विकास कार्यों में भिड़ चुके हैं और प्रत्येक देश चाहते हैं एक दूसरे देश का सहयोग लेना, एक दूसरे देश का सहयोग लेना। और जो डचेस की जब हम बात करें, जिसमें 8 राज्य 8 देश शामिल है, उनमें जो जनसंख्या, जितनी जनसंख्या वो धारण करते हैं, वो पूरी दुनिया की 22% अकेली जनसंख्या किसमें है दोस्तों? डचेस में है। डचेस में है मतलब डचेस में जो 8 देश है ना, उसमें पूरे विश्व की जनसंख्या की 22% जनसंख्या है, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। भारत विश्व की उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। डचेस के सदस्य देश आपस में एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करें तो इस क्षेत्र में गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा हमेशा के लिए खत्म की जा सकती है। आज यूरोपियन संघ और आसियान, यूरोपियन संघ अर्थात कि जिस प्रकार से डचेस ये विभिन्न दक्षिण एशिया के देशों के द्वारा मिलकर बनाया है, उसी प्रकार से यूरोप में भी एक संघ बनाया गया है यूरोपियन संघ के नाम से। किस नाम से? यूरोपियन संघ के नाम से। और एक आसियान भी है, जैसे ये भी क्षेत्रीय संगठन है। इन्होंने भी आर्थिक सफलता पाई है। क्यों? क्योंकि आपस में इन्होंने आर्थिक रूप से एक दूसरे को सहयोग किया है। तो डचेस के नेताओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन क्षेत्रीय संगठनों ने आर्थिक एकजुटता के बल पर काफी उपलब्धियां हासिल की और ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और वैश्वीकरण की भूमिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे इसके अगले पॉइंट बढ़ते हुए कि डचेस का जो सिद्धांत है, जो उद्देश्य है, वो उस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक्चुअल में जो समस्या है वो है कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, अर्थात कि डचेस जो संगठन बनाया है, इसे अपने उद्देश्य पूर्ति में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उस प्रकार से कुछ 5 समस्याओं पर हम यह बात करने वाले हैं। 5 समस्याओं पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं एक एक करके दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो बाधाएं हैं ये किस प्रकार के। डचेस की स्थापना आज से 25 वर्ष पूर्व, अब 25 वर्ष कुछ ज्यादा हो चुकी है, माफ करना, ये जो है ओल्ड पुराना है, ठीक है ना। इसमें अब वर्ष बढ़ चुके 1985 से, यार अब इसमें काटने की आवश्यकता नहीं है, 1985 से जोड़ लेना। अभी तक आप जब भी जिस वर्ष में भी आप इस क्लास को देख रहे हो, ठीक है। तो अपने स्थापना काल से ही डचेस कई तरह की समस्याओं से जूझ, जब से 1985 से जब से डचेस की स्थापना हुई है, तब से ही डचेस के मार्ग इतना एकदम क्लियर या साफ सुथरा नहीं रहा है, बल्कि पल पल हर कदम इसने कुछ न कुछ समस्याओं का सामना किया है। भारत और पाकिस्तान की जो आपसी मतभेद है, सबसे ज्यादा फर्क इन दोनों देशों के कारण ही सार्क पर अर्थात डचेस पर पड़ा है और इसी कारण से ये अपने पूर्ण जो लक्ष्य है उसको हासिल नहीं कर पाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव वाली, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, इस तनाव के कारण भी डचेस जो है अपने लक्ष्य की उद्देश्य पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो कश्मीर के प्रश्न को लेकर के दोनों देशों के बीच में कई बार युद्ध हो चुके हैं, हमेशा तनाव की स्थिति बनी रही है। पाकिस्तान के द्वारा जिन आतंकवादियों को शरण दी जाती है, जिन आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, वो भी डचेस की सफलता में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बाधक है, सबसे बड़ा बाधक है, ठीक है। भारत पाक संबंधों में बढ़ते तनाव के चलते सार्क का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। उसके बाद में और अन्य हस्तक्षेप, ये कहे कि अन्य समस्या की अगर हम बात करें तो जो महाशक्तियां हैं विश्व की, उनके द्वारा भी क्षेत्रीय संगठन सहयोग में
उंगली की जा रही है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो दक्षेस के मार्ग में बड़ी बाधाएं महाशक्तियों के द्वारा, महाशक्ति जैसे कि रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब महाशक्तियां ही तो है यार, जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। अब इनके द्वारा भी क्षेत्रीय संगठनों में जो है बार बार हस्तक्षेप किया जाता है ना। तो हस्तक्षेप जो महाशक्तियां कर रही है उसके कारण भी दक्षेस अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहा है। भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंधों में तनावपूर्ण बनाने में अमेरिका और चीन का हाथ विशेष रूप से रहा है। चीन दक्षिण के अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारने पर विशेष ध्यान दे रहा है। कौन? चीन। जो देशों के बीच आपसी संबंध सुधरने चाहिए, यह अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे देश की कीमत पर नहीं। तो अब चीन की टुकुर टुकुर नजर जो है अब दक्षिण के जितने 8 राज्य है, उन 8 राज्यों में भारत को छोड़ करके बाकी सब राज्यों पर टिकी हुई है कि कैसे इन देशों को हड़पा जाए। अर्थात कि पहले वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और फिर उन पर प्रभाव जमाना स्टार्ट करता है, अपने सैनिक अड्डे बनाएगा, सैनिक अड्डे बना करके उन पे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रत्येक प्रकार से जो है अपना प्रभाव जमाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ही चीन जो है अन्य देशों पर अपना कब्जा जमाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, तो दक्षिण के मार्ग में एक अन्य बाधा के रूप में जो है राजनीतिक अस्थिरता रही है। राजनीतिक स्थिरता नहीं, इस सभी देशों में जो 8 देश है इनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता के कारण बार बार सरकार के गिरने से, सरकार बदल जाने से, या कहें कि राजनीति जो है वो स्थायी ना होने से इन देशों की में कुछ जो सार्क संगठन है उसकी सफलता में बहुत बड़ी बाधा आई है। जैसे कि दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं हो पाया, पूरी तरह से लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है लेकिन प्योरली नहीं है। ठीक है, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। कौन कौन? नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो भैया अफगानिस्तान में तो अभी आपको पता ही है ना, तालिबान ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में भी सैनिक शासन लगा हुआ है। नेपाल में भी कुछ ऐसी प्रकार की समस्याएं चल रही है। इसके अलावा श्रीलंका में बहुत दिनों तक गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। भारत अभी तक और भारत की अगर बात करें तो भारत भी इन चीजों से अछूता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में भी आंतरिक उग्रवाद चल रहा है। सीमा पार प्रायोजित जो आतंकवाद है, जो पाकिस्तान के द्वारा सीमा आतंकवाद तैयार किया जाता है, उसके कारण भी भारत की सीमाएं प्रभावित हो रही है। तो भारत की राजनीति भी स्थिर नहीं है। तो जितने भी देश है सार्क के आठों देश जो है राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है, जिसका प्रभाव सीधे सीधे दक्षिण पर पड़ रहा है। ठीक है, तो सदस्य राष्ट्रों में आपसी विश्वास की भी कमी है। कैसे? जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत एक सबसे बड़ा राष्ट्र होने के कारण दक्षिण राष्ट्रों में अन्य राष्ट्र जो है बात को शंका की दृष्टि से देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि सभी राष्ट्रों को लगता है कि भारत के साथ अगर सार्क देशों के ने आपस में 8 देशों ने मिलकर के अगर मुक्त व्यापार की हमने घोषणा कर दी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाएगा? भारत उठाएगा। ये बाकी देशों का ये मानना है कि भारत का जो प्रोडक्ट है, जो वस्तु है, जो माल है, वो अन्य देशों पर प्रभावकारी हो जाएगा, प्रभाव जमा लेगा। या कहें कि एक तरफा जो व्यापार है भारत के हित में होगा। तो इस कारण से भी इसके सार्क के लक्ष्यों के उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है आतंकवाद की समस्या। तो जी हाँ, आतंकवाद तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, प्रत्येक के लिए समस्या ही क्रिएट करता है। तो दक्षिण के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वो आतंकवाद की ही है। सदस्य राष्ट्रों में आतंकवाद, सभी सदस्य राष्ट्र आतंकवाद से प्रभावित है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उससे पूरा एशिया, सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरा एशिया पीड़ित है, बल्कि अब तो वो अमेरिका तक भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया आतंकवाद, वो भारत पिछले 3 दशकों से अघोषित युद्ध का सामना करना पड़ रहा। अघोषित युद्ध मतलब कि पीछे से अटैक करने वाले उसको अघोषित बोलेंगे। भाई कोई घोषित नहीं कर रहा, पहले से नहीं बोल रहा कि हम आपके साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं, बल्कि पीठ पे आकर के मारते हैं। उसके लिए हालांकि हम जवाब देते हैं, उसे घर में घुस के, लेकिन है ना, तो उसको हम बोलेंगे अघोषित युद्ध। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट में है लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लास्ट है कि अब जो दक्षिण असफल होता जा रहा है, जो समस्याएं हमने यहाँ पर ये देखी है, 5 प्रकार की समस्याएं, इन 5 प्रकार की समस्याओं को पार करते हुए ऐसे कौन से हम कदम उठाए कि दक्षिण सफल हो जाए, दक्षिण अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसे बनाया गया वो सफल हो जाए। तो उसके लिए कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके माध्यम से हम दक्षिण की समस्याओं को कम कर सकते हैं, दक्षिण की
दक्षेस को लक्ष्य की प्राप्ति में हम सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कौन कौन से बातें हो सकती है वो, दक्षेस के सभी सदस्य राष्ट्रों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों पर विचार विमर्श करना चाहिए। दक्षेस में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस पर पहले से ही विचार विमर्श हो सभी देशों के साथ मिलकर के। इसके ना अगर पहले से विचार विमर्श हो जाएगा तो जो विवाद की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी, आपसी विवाद वही खत्म हो जाएगा बातचीत के द्वारा, ठीक है ना। तो आपसी विवाद को आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। आपसी जो जो भी विवाद है उसको आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के साथ ना जोड़ेंगे तो सार्क अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएगा। इसके अलावा आतंकवाद एवं उग्रवाद को इस क्षेत्र में से समाप्त करने के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। 8 देशों के बीच में सहयोग की भावना का विकास होगा तभी जाकर के हम आतंकवाद को समाप्त कर पाएंगे। तो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी देश अपने यहाँ आतंकवादियों को शरण ना दे, ठीक है। तो इस विषय से पाकिस्तान को विशेष सीखने की आवश्यकता है। दक्षेस के देशों के बीच युद्ध वर्जन नो वार पार्ट की संधि अगले कम से कम 30 वर्षों के लिए कर देना चाहिए। अर्थात कि इसके अंतर्गत ये एग्रीमेंट साइन होना चाहिए कि दक्षेस में जो 8 देश है ये आपस में अगले 30 वर्षों तक किसी के भी साथ युद्ध नहीं करेंगे और 30 वर्ष समाप्त होने के बाद में फिर से एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, है ना। तो नो वार का एग्रीमेंट तो बिल्कुल होना चाहिए। दक्षेस के सभी सदस्य अपने रक्षा बजट में कम से कम 10% की कमी करें। जो भी आप रक्षा के लिए बजट बनाते हैं जिसमें हथियार खरीदते हैं, सेना पर खर्च करते हैं, उसमें कम से जितना भी आप खर्च कर रहे हैं उसका 10% पैसा बचाइए। 10% आप उस खर्च को कम कीजिए और उस 10% पैसे को आप जो है दक्षेस की जो कोष है, दक्षेस का जो विकास कोष है उसमें जमा करें और इस राशि से गरीबी उन्मूलन के कार्य किए जा सकते हैं। दक्षेस के देश आपस में मिलकर एक महासंघ बनाए, आंतरिक मामलों में आपसी स्वतंत्रता बनाए रखे और बाहरी मामलों में इनकी विदेश नीति एक जैसी होनी चाहिए 8 देशों की, ठीक है। जब भी बोले कोई भी एक बोले तो 8 देशों की जवान उसके साथ चिपकी होना चाहिए, अर्थात कि 8 की बात वो रखता हो। क्षेत्रीय सहयोग संगठन है दक्षेस तो उसी प्रकार से इसको कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, यूरोपियन संघ की तरह दक्षेस देशों के बीच एक सामान्य मुद्रा के प्रचलन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। मतलब ये कि जिस प्रकार से यूरोपीय संघ है, यूरोप के देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया संघ, जैसे हमने दक्षेस बनाया है दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के द्वारा मिलकर, उसी प्रकार से यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर के एक यूरोपियन संघ बनाया है। और इसकी एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस यूरोपियन संघ में जितने भी देश है सबके यहाँ पर एक ही मुद्रा चलती है। कौन सी? एक ही मुद्रा चलती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दक्षेस के 8 देशों को मिलकर भी इस प्रकार के कदम उठाना चाहिए, एक सामान्य मुद्रा का निर्माण करना चाहिए जो 8 देशों में सामान्य कॉमनली चले। तो दक्षिण देशों की सीमा एक दूसरे के देश के नागरिकों के लिए खुली होनी चाहिए। इसके अलावा व्यापार, साक्षरता, वित्त, उद्योग, तकनीकी, ऊर्जा, सांस्कृतिक सहयोग, इन सब के नवीन क्षेत्रों की खोज की जानी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों में सहयोग की आशा की जा सके। इसके बाद है द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। दक्षिण देशों को राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्व के राजनेताओं के से संपर्क बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। आदि दक्षेस की समस्याओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों कमेंट कर के क्या शार्क में कोई प्रॉब्लम आई आपको समझने में? क्या दक्षेस को समझने में कोई प्रॉब्लम आई? क्या इसमें एक भी कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई? बताइए शार्क में क्या है यार। हाँ, लेकिन ये कि लेक्चर से पहले अगर आप किसी किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो 100% कंफ्यूज होना जरूरी है, कंफ्यूज बिल्कुल हो जाएंगे। तो इसको एक ऐसे कहानी के तौर पर पढ़े और समझते हुए चले, प्रत्येक पॉइंट पर फोकस करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर समझ आता चलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा इसी 4th यूनिट के अंदर आसियान पर। आसियान को हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दे दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक दे दी जाती है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें, सभी लिंक मिल जाएगी उसमें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।